हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति फ्रॉम दक्ष अकेडमी लाडवा। सो गाइस, एज वी नो हमारी जो हरियाणा पुलिस की प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की सीरीज़ चली हुई है उसमें आज है हमारी क्लास नंबर 2 होगी। होप आपने क्लास नंबर 1 देख ली होगी। इस सीरीज़ में जो है जितने भी प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं वो सभी के सभी हम यहाँ पर कवर करेंगे और उनसे रिगार्डिंग जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट बनते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे जो आगे हमारे पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलोए कंटेन नॉन मेटल एज इज मिक्सचर, यानी कि इनमें से कौन सा जो एलोए है ना, कौन सी जो मिश्र धातु है उसमें कोई ना कोई क्या आ रही है, अधातु यानी कि नॉन मेटल आ रही है। ठीक है, मतलब उसके सब्स्टिट्यूट में नॉन मेटल आ रही है। इसके लिए हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि एलोए का क्या मतलब होता है ना। तो हमारा एलोए क्या है, देखिएगा, एलोए यानी कि आपका मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, कोई भी मेटल है ना वो या तो किसी मेटल से जुड़ेगी या किसी भी और एलिमेंट से जुड़ेगी। ठीक है, तो वही क्या बनाती है, हमारी एलोए यानी कि मिश्र धातु बनाती है। ठीक है, अगर यहाँ से बात करते हैं, सबसे पहले लिखा है देखिएगा स्टील। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारा स्टील है ना, जो स्टील है वो किस से मिलकर बना होता है, उसमें कौन कौन सी धातु है या कौन कौन सी उसमें अधातु है। ठीक है, तो जो हमारा स्टील है ना वो किससे बनता है, आपका आयरन यानी लोहा प्लस आपका निकल, उसके बाद आपका क्रोमियम Cr और इसके बाद आपका कार्बन। पेपर में भी आपको इनकी ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म मिलेगी। मैं रिपीट कर देती हूँ, इसको लिख लीजिएगा। Fe आपका आयरन, Ne आपका निकल, Cr में बनेगा क्रोमियम और C हो जाएगा हमारा कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की अगर पहले बात करें फिर आप खुद ही देख के एलिमिनेट कर पाओगे कि किस एलोए में जो है नॉन मेटल आई है यानी कि अधातु आई है। ठीक है, दूसरा हमने लिखा ब्रास। ब्रास यानी कि पीतल है ना। पीतल में सीखते हैं किस किस का एलोए होता है, एक तो आपका जिंक और एक आपका कॉपर, मतलब कि एक तो जस्ता जिंक और एक कॉपर आपका तांबा। इसको ना एक छोटे से ट्रिक से याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर लेना इसको पिताजी, क्योंकि ये पेपर में बहुत बार रिपीट होता है। पी से याद करेंगे पीतल, त से तांबा और ज से क्या हो जाएगा, जस्ता। ठीक है, यानी कि जिंक, तो ये ब्रास हो जाएगा। ब्रास के बाद नेक्स्ट ऑप्शन लिखे हमने ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज क्या होता है, कांसा। इसमें भी याद करेंगे एक तो कॉपर मतलब कि तांबा और एक हो जाता है टिन। टिन के लिए जो हम सिंबल लगाते हैं ना वो हम क्या लगाते हैं, Sn। सिंबल क्या लगाते हैं, Sn। ये भी याद रखेंगे। कॉपर के लिए आपका Cu और जिंक के लिए हो जाता है Zn। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन हमने लिखा है एमलगम। तो एमलगम से याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुए इसीलिए ऑप्शन डाला है यहाँ पर। ठीक है, एमलगम से याद रखेंगे कि जो मरकरी है ना, मरकरी वो क्या करती है, किसी भी मेटल के साथ, किसी भी धातु के साथ जब रिएक्ट होएगी ना उसको बोला जाता है एमलगम। ठीक है, जो हमारा मरकरी है ना, मरकरी उसका सिंबल होता है आपका Hg। मरकरी मतलब कि आपका पारा। यह किसी भी धातु के साथ जब मिलेगी ना तो उसको हम एमलगम कहते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, मरकरी जो है हमने ये तो बोले धातु के साथ, बस इसमें आयरन नहीं आएगा, यानी कि जो लोहा है ना वो इसमें नहीं आएगा। बाकी किसी भी मेटल के साथ जुड़े अगर मरकरी तो उसको क्या बोलोगे, एमलगम। ठीक है, मरकरी से यानी Hg से एक और क्वेश्चन याद रख लेना, इसको बोला जाता है क्विक सिल्वर। पेपर में क्वेश्चन आया था कि क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है, तो आपका आ जाएगा मरकरी को। और मरकरी से एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि एक वैसे जितनी भी हमारी मेटल वगैरह होती हैं, धातुएं होती हैं, वो ठोस अवस्था में होती हैं, सॉलिड फॉर्म में। लेकिन मरकरी क्या है, आपका Hg एकमात्र ऐसी धातु है, एकमात्र धातु जो किस में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ओनली
ओनली मेटल फाउंड इन द लिक्विड स्टेट, यानी सिर्फ एकमात्र ऐसी मेटल है जो किसमें पाई जाती है, लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। और मरकरी से एक और क्वेश्चन आया था कि मरकरी के अयस्क या फिर ओर का क्या नाम होता है, तो मरकरी के अयस्क का नाम होता है आपका सिनेबर, ये भी याद रखेंगे, क्या नाम होता है, सिनेबर। ओर का मतलब होता है कि कोई भी मेटल है ना वो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होती, जब भी आप उसको ज़मीन वगैरह से निकालते हो तो कभी भी प्योर फॉर्म में नहीं होती, उसके साथ कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं और उन्हीं इम्प्योरिटीज़ को क्या कहा जाता है, आपका ओर। ठीक है, तो मरकरी का ओर क्या हो जाता है, आपका सिनेबर। क्लियर है, चलिएगा। तो यहाँ से आप खुद ही देखिएगा क्या करेक्ट आंसर आएगा। चारों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, पहला था स्टील, दूसरा आपका ब्रास, ब्रॉन्ज और देन लिखा आपका मरकरी, एमलगम। तो स्टील में देखिएगा लास्ट में आया कार्बन, और कार्बन हमारा क्या है, नॉन मेटल। कार्बन हमारा क्या है, अधातु है, नॉन मेटल है। बाकी जितने एलॉय हैं सब में आपकी क्या है, मेटल है, जैसे जिंक हो गया, कॉपर, टिन, आयरन, निकल, क्रोमियम, ये सभी क्या हो जाती है, मेटल हो जाती है। तो कार्बन हमारी क्या है, अधातु है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द स्टील, यानी इनमें से स्टील एक ऐसा एलॉय है जिसके कॉन्स्टिट्यूट में क्या प्रेजेंट है, आपकी नॉन मेटल। और जो कार्बन है ना, इससे याद रखेंगे कि पूरे वर्ल्ड में या पूरी हमारी केमिस्ट्री में सबसे ज़्यादा कंपाउंड, सबसे ज़्यादा यौगिक किसके पाए जाते हैं, तो आपका आ जाएगा कार्बन। लगभग 5 लाख के करीबन जो है कार्बन के कंपाउंड, उसके यौगिक जो है पाए जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। और अगर ये क्वेश्चन आए, जैसे मैंने केमिस्ट्री की बात करी है, तो केमिस्ट्री के फादर कौन है, तो आपको याद रखना है लेवेशियर। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, आपका लेवेशियर। बाकी हमने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है अबाउट इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, वहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेकंड, कि इन विच बॉडी पार्ट डाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस, यानी कि इनमें से किस अंग में जो है पाचन नहीं होता, डाइजेशन नहीं होता। तो सबसे पहले हमने लिखा है माउथ, तो माउथ में हमें पता है, माउथ में तो डाइजेशन यानी पाचन जो है वो शुरू हो जाता है। और किसका पाचन होता है माउथ में, याद रखेंगे, तो माउथ में आपका होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, जो हम रोटी, ब्रेड वगैरह खाते हैं उससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, उसका पाचन माउथ में ही शुरू हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने को चबा चबा कर खाना चाहिए। ठीक है, और कौन सा ऐसा एंजाइम है जो मदद करता है कि इसका पाचन हो जाए कार्बोहाइड्रेट का, तो याद रखेंगे आपका एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करता है, एमाइलेज, इसी का अनदर नेम है, इसको बोला जाता है टाइलिन एंजाइम। ठीक है, टाइलिन एंजाइम भी इसी को कहते हैं, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करता है। ठीक है, तो यहाँ तो पाचन हो रहे नो डाउट। नेक्स्ट हमने लिखा स्टमक, तो स्टमक यानी कि जठर या फिर अमाशय इसको बोलोगे। तो जठर में भी क्या होता है, हमें पता है कि जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, उसका पाचन क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है। और प्रोटीन के पाचन में कौन मदद करता है, तो आपका पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, मदद करता है, पेप्सिन एंजाइम मदद करता है। ठीक है, पेप्सिन, और एक और याद रखेंगे यहाँ पे एक रेनिन एंजाइम भी होता है। रेनिन क्या होता है आपका, 6 महीने तक के बच्चों में, जो बच्चे अपने फीड के लिए सिर्फ मदर की मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, तो उनमें जो दूध का जो पाचन होता है, मतलब मिल्क में जो प्रेजेंट कैसिन प्रोटीन होता है ना, जिसकी वजह से मिल्क का कलर कैसा होता है, वाइट होता है, उसके पाचन में कौन हेल्प करता है, रेनिन। और ये दोनों कहाँ से सीक्रेट होते हैं, तो हमें पता होना चाहिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड यानी कि आपकी जठर ग्रंथियों से जो जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है ना, उससे ये क्या करता है, इनका प्रोटीन का पाचन कर देता है। तो स्टमक में भी पाचन हो रहा है नो डाउट। नेक्स्ट हमने लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना,
इसमें भी आपका किस किस का पाचन होता है, देखिए एक तो आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे खाना पूरी तरीके से क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब, अवशोषित हो जाता है। बाकी फिर जितना वेस्ट होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो आपके कार्बोहाइड्रेट का पाचन, जिसके लिए आपका एमाइलेज आपका काम करेगा। दूसरा आपका प्रोटीन का पाचन, जिसमें आपका ट्रिप्सिन नाम का एंजाइम काम करेगा, ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन हो सकता है। और एक आपका लाइपेज, जो क्या करेगा, फैट के यानी कि वसा के पाचन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाचन हो रहा है। अब बचा हमारा फूड पाइप यानी आहार नली, या इसको आप बोलते हो ईसोफेगस। तो यहाँ पर जो होता है किसी भी तरह का पाचन, किसी भी तरह का डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ क्या करती है, खाने को निगलने में आपकी क्या करती है, हेल्प करती है। और जब खाना जब यहाँ फूड पाइप से हमारे स्टमक में जाता है तो ये इस तरीके से सिकुड़ती रहती है, फैलती रहती है। तो पेपर में ये पूछा था एक बार कि जब खाना हम निगलते हैं ना, या जब खाना आहार नली से स्टमक में जाता है तो उस मूवमेंट को क्या कहा जाता है, तो क्या आ जाएगा आपका कर्मानुकुंचन या फिर आपका पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट बहुत ही अच्छा और अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर इज द फूड पाइप, जहाँ पे किसी भी चीज़ का पाचन नहीं हो रहा, बाकी जिसका पाचन जहाँ पर है वो भी बड़े अच्छे से नोट करना, क्वेश्चन यहाँ से भी बनेगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव टिश्यू, यानी इनमें से संयोजी ऊतक कौन सा है। हमें पता है संयोजी ऊतक का क्या काम है, जो दोनों को एक दूसरे से क्या करेगा, बांध के रखेगा। ठीक है, कनेक्ट करके रखेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द ब्लड। यस, ब्लड जो हमारा रक्त है ना, वो हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा हमने लिखा बोन्स, यानी कि जो हड्डियां हैं वो भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ से और तो इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही हमारे क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए अच्छे लेवल पे क्वेश्चन कैसे बनता है। हमने कहा कि जो बोन्स है ना वो कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि वो संयोजी ऊतक है। तो हमें ये पता होना चाहिए जो बोन्स है ना उसमें दो तरह के और ऊतक होते हैं। एक तो पहले ये सीखते हैं बोन्स हमारी किससे मिलके बनी होती है, तो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, एक ये याद रखेंगे। ठीक है, बोन किससे मिलके बनती है हमारी, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनती है। टोटल कितनी बोन्स होती हैं ह्यूमन बॉडी में, 206 बोन्स होती हैं। सबसे बड़ी बोन कौन सी हो जाती है, फीमर बोन यानी कि जांग की हड्डी। और सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, आपकी स्टेपिस, यानी कि जो आपकी कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ईयर में प्रेजेंट होती है आपकी ईयर बोन। दो कान है, एक कान में कितनी हड्डी, 3 हड्डी, दूसरे में भी कितनी होती है आपकी 3 हड्डी। तो ये प्रेजेंट कहाँ पर होती है आपकी ईयर में। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से देखो क्वेश्चन कैसे बनता है। जो हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखेगा, यानी ऐसा प्रोटीन जो क्या करेगा, हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखेगा, यानी बोन को बोन से जोड़ के रखेगा। तो आपने याद रखना है कौन सा प्रोटीन होता है, इलास्टिन प्रोटीन होता है। और नाम क्या हो जाएगा, तो आपका लीगामेंट, ये भी याद रखेंगे। आपका येलो कलर का होता है, हड्डी को हड्डी से जोड़ के रखेगा, क्या हो जाता है आपका लीगामेंट। और दूसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है कि जो हड्डी को मांसपेशी से यानी बोन को मसल से जोड़ के रखेगा उसको बोलेंगे टेंडन। क्या बोलेंगे उसको, टेंडन। और जैसे इसमें इलास्टिन प्रोटीन था, इसमें कौन सा प्रोटीन हो जाता है, कोलेजन प्रोटीन, जो हमारे हड्डियों पर प्रेजेंट प्रोटीन होता है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था
कि हड्डियों में कौन सा प्रोटीन होता है, तो आपका कोलेजन। तो ये टेंडन किसका बना होता है, आपका कोलेजन प्रोटीन का बना होता है। आपका वाइट कलर का होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हड्डी को मांसपेशी से कौन जोड़ता है, तो आ जाएगा टेंडन। और अगर ये आए कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो आपका आ जाएगा लिगामेंट। क्लियर है दोनों? चलिएगा, तो यहाँ से करेक्ट आंसर इज द बोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि द मस्कुलर ऑर्गन, यानी ऐसा कौन सा मांसपेशीय अंग है जो प्योर ब्लड को, यानी कि शुद्ध रक्त को अशुद्ध रक्त से क्या करता है, अलग करता है। प्योर ब्लड को किससे अलग करता है, इम्प्योर ब्लड से। हमें पता है कि हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं। इस तरीके से जैसे मैंने हार्ट बनाया, तो हमारे हार्ट में टोटल हो जाते हैं आपके 4 चैम्बर। एक साइड आपका फ्लो करता है प्योर ब्लड, एक साइड इधर क्या फ्लो करता है आपका शुद्ध रक्त यानी कि प्योर ब्लड, और एक साइड आपका फ्लो करता है इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त। अब इन दोनों को जो अलग करता है ना, आपको इसका नाम याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका नाम हो जाता है हमारा सेप्टम। ठीक है, सेप्टम क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो दोनों को क्या करता है, प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से क्या करता है, अलग करता है। और सेप्टम कब बनता है बेबी में, ये भी याद रखेंगे। जब जो बेबी होता है ना, वो मदर के यूट्रस में पल रहा होता है, तब बच्चे में क्या बनता है, सेप्टम बनता है। लेकिन अगर इन केस जो वो मदर है जिसको बेबी होना है, वो ज़मीन से निकला पानी एज इट इज़ पी ले, यानी जिसमें जो हो ना नाइट्रेट का अमाउंट, नाइट्रेट की मात्रा क्या हो, बहुत ही ज़्यादा हो, तो उससे क्या होगा, बच्चे में सेप्टम नहीं बन पाएगा। और जो प्योर ब्लड है वो इम्प्योर ब्लड से क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, जिससे पूरा का पूरा ब्लड क्या होगा आपका इम्प्योर हो जाएगा। और बेबी को जो डिसीज़ होगी ना, उसको क्या बोला जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये भी याद रखेंगे, एक बार पेपर में डायरेक्ट पूछा था कि ब्लू बेबी सिंड्रोम कब होगा, जब बेबी में जो है सेप्टम नहीं बन पाएगा, पूरा का पूरा प्योर ब्लड किसके साथ मिल जाएगा, आपका इम्प्योर ब्लड के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हार्ट से एक और अच्छा क्वेश्चन याद रखेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट है वो किस तरीके का है, तो याद रखेंगे वो है हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। कैसा है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब कि बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र, क्योंकि जो ब्लड है क्लोज सर्कुलेटरी वो होते हैं जिसमें जो ब्लड होता है वो हमारी ऐसे ऐसे वेन्स में से फ्लो करता है, कुछ भी खुला नहीं रहता। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में क्या है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ब्लड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है इसके बारे में किसने बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो नाम याद रखेंगे, विलियम हार्वे। क्या नाम आ जाएगा, विलियम हार्वे। इन्होंने क्या बताया था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। क्लियर है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज द, क्या आ जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, सेप्टम। सेप्टम क्या करता है, प्योर ब्लड को इम्प्योर ब्लड से क्या करता है, आपका अलग करता है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जो कैंडल होती है ना, जो मोमबत्ती होती है, उसकी जो फ्लेम होती है, जो उसकी लो होती है ना, उसके कितने क्षेत्र होते हैं, उसके आप कितने पार्ट में उसको डिवाइड करके पढ़ते हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे इस तरीके से देखिएगा, हमने कैंडल बनाई, तो कैंडल में आपने याद रखना है टोटल जोन कितने होते हैं। तो आपके जो इधर सबसे ऊपर वाला होता है इसको बोला जाता है नॉन ल्यूमिनेंस। क्या बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनेंस, मतलब कि गैर चमकदार, जिसमें ज़्यादा चमक नहीं होती। जो बीच में प्रेजेंट होता है उसको बोला जाता है ल्यूमिनेंस, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा चमक होती है। ठीक है, और जो बिल्कुल लास्ट में होगा यहाँ पर
वो होता है आपका डार्क फ्लेम। क्या होता है वो? डार्क फ्लेम। तो इस तरीके से मोमबत्ती के टोटल कितने जोन्स होते हैं आपके? 3। जहाँ पे ब्लू सी लाइट होती है ना, डार्क फ्लेम, तो मोमबत्ती के टोटल कितने जोन हो गए आपके? 3। अब यहाँ से एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आता है। यहाँ तक तो आंसर ठीक हो गया 3, लेकिन इससे एक्स्ट्रा पॉइंट क्या निकलेंगे वो सीखिएगा, ठीक है। जैसे हमने ऊपर लिखा नॉन ल्यूमिनेंस, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा हीट मोमबत्ती में, तीनों जोन में से सबसे ज़्यादा गर्म, सबसे ज़्यादा हीट किस में होती है? तो आंसर आ जाएगा नॉन ल्यूमिनेंस, यानी इसमें क्या होती है? सबसे ज़्यादा हीट होती है। दूसरे नंबर पर कम हीट किस में होगी? जो दूसरे वाला है ल्यूमिनेंस। और सबसे कम हीट किस में होती है? तो आपका हो जाएगा तीसरे वाला डार्क फ्लेम, जो बिल्कुल वो ब्लू सी लाइट आपके बीच में होती है, ठीक है। चलिएगा, एक और कैंडल से अच्छा क्वेश्चन आता है कि कैंडल का जलना, कैंडल जो है जल रही है, तो वो जलना कैसा प्रोसेस है? वो लाइट एनर्जी दे रही है हमको जब कैंडल जलेगी, तो ये हमारा कैसा प्रोसेस होता है? केमिकल चेंज, क्योंकि वो जल रही है, जल के क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये तो कैसा हो गया हमारा? रासायनिक बदलाव, केमिकल चेंज, है ना। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए, ये तो मैंने बोला कि कैंडल का जलना, ये तो क्या है? केमिकल चेंज। लेकिन आ जाए कि कैंडल का मेल्ट होना या फिर मोमबत्ती का पिघलना, वो हमारा कैसा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज। कैसा प्रोसेस है? फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी मोम जो होगी उसको आप फिर से इकट्ठा करके आप कैंडल बना सकते हो। तो आ जाए कि जलना कैसा प्रोसेस है? तो केमिकल चेंज। और आ जाए जो मेल्ट हो रहा है, तो वो कैसा प्रोसेस है आपका? फिजिकल चेंज। बाकी 3 जोन आपने याद रखने हैं, और सबसे ज़्यादा हीट कॉज किस में होगी? आपकी नॉन ल्यूमिनेंस में, ठीक है। चलिएगा, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। जितने भी यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हैं, यकीन मानिएगा कहने के 5 क्वेश्चन हैं, अगर लिखने बैठोगे तो कितने ही आपके 50 क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो सभी को बड़े अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है। होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर द वॉच।